तो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। ये देखिए आपकी कॉपी सीबीएसई में अगर टॉप करना चाहते हो, मैकमिलन का क्लास 12 इंग्लिश सैंपल पेपर है आपके लिए। ये सिर्फ पेपर नहीं, एग्जाम स्ट्रेटजी का पूरा पैकेज है। लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, यूनिक पैसेज और रियल बोर्ड जैसा एक्सपीरियंस। सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसमें कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों बढ़ रहे हैं। तो अगर इंग्लिश में 90 प्लस लाना है तो आप मैकमिलन का यह सैंपल पेपर आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और ये सैंपल पेपर आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस पार्टनर है। तो चेक करो, बोर्ड में टॉप स्कोर करो। प्रीमियम कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी और टॉप स्कोर की गारंटी है इसमें। सबसे पहले तो हम रूबरू होंगे हमारे चैप्टर से, या किन टॉपिक्स को हमको देखना है, किन टॉपिक्स को हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहला आता है एमिशन। हालांकि ये आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको समझना थोड़ा जरूरी है। एमिशन और टाइप्स ऑफ एमिशन। फिर फोटो एमिशन, ये सबसे जरूरी चीज है। फोटो एमिशन के बाद दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके पोस्टुलेट्स। देन वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। इसका ग्राफ आता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ग्राफ, और दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन वी मूव टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड देन मैटर वेव्स। जो डी ब्रॉगली हमारे फिजिसिस्ट थे, उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी लाइट के बारे में या रेडिएशन के बारे में कि इट इज नॉट जस्ट अ वेव और नॉट जस्ट अ पार्टिकल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल। और उन्होंने उसके हिसाब से एक नई वेव का नाम दिया था, उसको बोला गया मैटर वेव। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फोटो एमिशन। फोटो एमिशन अभी हम लोगों ने बात की थी, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन due to radiation और रेडिएशन मान लेते हैं, लाइट इज ऑल्सो रेडिएशन, रेडिएशन ही मान लेते हैं। रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो रेडिएशन, फोटो एमिशन। अब दूसरी चीज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो का मतलब हुआ रेडिएशन, और इलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिक समझ रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें क्या हुआ था, हमें जो सेटिंग हुई थी वो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई कि एक ग्लास चेम्बर में, एक ग्लास का चेम्बर था, एक ग्लास चेम्बर में एक आपकी जिंक की प्लेट को Zn यानी जिंक की प्लेट को एज एनोड यूज किया गया था, और इस पूरे ग्लास चैम्बर में क्या है, नोबल गैसेस या जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है उनको फिल किया गया था, और दूसरी तरफ एक प्लेट कैथोड की तरह से यूज करी गई थी। और इसको हम लोगों ने इसका जो कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया गया था। फिर हुआ क्या, जैसे ही Zn की प्लेट पर इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि कैसा था, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जब इस पे इंसिडेंट कराया तो हुआ क्या है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। इजेक्ट हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल करते हुए एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में गए, और लूप को कंप्लीट किया। जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई, हमें वोल्टमीटर पे पोटेंशियल और अमीटर में करंट देखने को मिली। तो इससे पता क्या चला कि रेडिएशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिली, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमेना, या लिखेंगे ऐसे, द phenomenon in which there is generation of current due to motion of ejected electron, because of incidence of radiation, तो रेडिएशन को इंसिडेंट कराने की वजह से हमें इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मिले। इसको ऐसे समझे, उल्टा समझते हुए चले कि रेडिएशन को इंसिडेंट कराने की वजह से हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले, और उन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से करंट जनरेट हुई। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, इनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको नाम दिया गया
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये करंट आपको प्रोड्यूस हुई या जो करंट यहाँ पर मिली, इसको नाम दिया गया फोटो करंट, फोटो करंट। और पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई होप आप सभी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर होगा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डेफिनेशन से ज़्यादा इसका सेटअप पूछा जाता है। तो मेरी ये आपसे पर्सनल राय है, पर्सनल राय क्या पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए कि आप सभी एग्जाम से पहले उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें जिसमें किसी ना किसी के तरीके का डायग्राम है, सेटअप है, या किसी ना किसी तरीके का ग्राफ है। देखिए सीबीएसई का जो फॉर्मेशन होता है एग्जाम पेपर का, उसमें क्या होता है कि पिक्चराइजेशन, पिक्चर ग्राफ जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा हैं, जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा, उनके क्वेश्चन पेपर में आने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। जैसे जो क्वेश्चंस ग्राफ वाले हैं उनको ग्राफ के कोई ना कोई क्वेश्चंस देने हैं, और हमारे मान लेते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस में सिलेक्टेड 35 से 40 या 35 टॉपिक्स ऐसे होंगे छोटे या बड़े साथ जिनमें ग्राफ होगा। तो आप मान के चलिए कि उन 35 या 30 टॉपिक्स में से 3 से 4 ग्राफ आपको श्योर शॉर्ट पूछे ही जाएंगे, और हर बार पूछे जाते हैं। तो इतना तो आप कैटेगराइज मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आपने नैरो डाउन कर लिया है ना कि ग्राफ वाला क्वेश्चन हाँ इन्हीं से आएगा। आप इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हुए चलेंगे तो आप निश्चित अपने समय का भी अच्छा उपयोग करेंगे और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन के साथ मार्क्स भी ले आएंगे। भाई जितना अच्छा आपका इस समय टाइम का जो यूटिलाइजेशन है वो होगा, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन आपको नंबर दिलाएगी। तो स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। इस टाइम वो रट्टाफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं काम चलेगा। आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। आपको साल भर में हर एक टीचर्स ने, जिन्होंने हमसे पढ़ा है या जिन्होंने किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ, उन्होंने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि बेटा हाँ ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, या ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो उन टीचर्स की बात का ध्यान रखते हुए उन टॉपिक्स को आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और मेरी जो सलाह है कि आप उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें ग्राफ आ रहे हैं या डायग्राम बन रहे हैं या इस तरीके का सेटअप बन रहा है, क्योंकि इनके क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। चलिए और टाइम ना लेते हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन पहले इससे रिलेटेड 2 टर्म्स आपको समझने होंगे। 2 टर्म्स क्या हैं, एक तो है वर्क फंक्शन, दूसरा है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या बताएगा? वर्क फंक्शन ये बताता है, जैसे मान लेते हैं कोई मेटल सरफेस है इस तरीके से, और तो इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, कुछ इसकी सरफेस पे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सरफेस से नीचे होंगे, नीचे लेवल पे होंगे। तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कम एनर्जी की नीड होगी टू इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी की नीड होगी, पहले तो ये सरफेस तक आना चाहेंगे, पहले तो इनका सबसे पहला टारगेट होगा कि भाई ये सरफेस तक पहुंच पाए। सरफेस तक पहुंचने के बाद ये इजेक्ट होंगे। इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी कि ये इजेक्ट हो पाए। तो वर्क फंक्शन ये है दैट क्या बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy of the radiation of the incident radiation to occur photoelectric effect। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के परफॉर्मेंस के लिए आप अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का रेडिएशन अगर इंसिडेंट करा रहे हैं, ये वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का रेडिएशन जैसे अगर यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी देगा ही नहीं कि अपनी सरफेस को छोड़े। अगर सरफेस को छोड़ेगा नहीं तो इजेक्शन या एमिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का ही एमिशन नहीं होगा तो ना तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ना ही फोटो करंट। तो पूरी की पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोसेस ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बाउंडेशन समझ सकते हैं कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा या तो कम से कम वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, उससे ज़्यादा की एनर्जी अगर इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब इन जनाब से मिलते हैं जो दूसरे लिखे हुए हैं, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लगभग यही बात कहता है। आप बताइए एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, E = hc/λ या E =
एच न्यू एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होना चाहिए जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हो। अगर आप जो रेडिएशन ला रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस प्रोसेस में भी उस कंडीशन में भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन for which photoelectric effect occurs is called threshold frequency। तो threshold frequency वो minimum amount of frequency है, minimum amount of frequency of incident radiation for which photoelectric effect occurs। अगर आपकी जो incident radiation की frequency है वो threshold frequency से कम होगी तो वहाँ पर भी photoelectric effect आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। तो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं। यही जो अभी आपको लिख के दिया था यही सारे पोस्टुलेट्स होते हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन must be equal to or greater than वर्क फंक्शन। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो या तो वर्क फंक्शन के इक्वल में हो या उससे ज़्यादा हो, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरे पोस्टुलेट की बात करें तो दूसरा पोस्टुलेट वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात करेगा। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन must be equal to or greater than क्या किससे ज़्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ताकि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना वहां पर हो। ये तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मिला आपको। अब अगर इसके पास सिर्फ वर्क फंक्शन, देखिए वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और वर्क फंक्शन और हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें एक रिलेशन है, ये फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट या एफ नॉट। आप फ्रीक्वेंसी को जैसे डिनोट करते हैं उसके टर्म्स में। तो फाई नॉट आपका क्या हो जाएगा? फाई नॉट है आपका वर्क फंक्शन और ये हो जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी जो एनर्जी है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी एनर्जी है सिर्फ फाई नॉट के यानी वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सरफेस है तो इससे जस्ट इजेक्ट होगा। लेकिन अगर इसकी एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, ग्रेटर देन है, तो एक एनर्जी तो इसको इजेक्ट कराने में खर्च होगी और बची हुई एनर्जी जो होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। वो क्या करेगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी। तो थर्ड पॉइंट या थर्ड पोस्टुलेट होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन depends upon frequency of incident radiation, incident radiation।
इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। और अगर इसी चीज़ को हम एक और पॉइंट से रिलेट करें तो फोर्थ पॉइंट, जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा फोर्थ पॉइंट। अब काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी होता है द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। देखिए जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दो चीज़ों में फ़र्क है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी स्पीड इजेक्ट होने के बाद होगी। बट जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, जो भी रेडिएशन हम वहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से इजेक्ट कराएगा और उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटो करंट हमको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो द अमाउंट ऑफ फोटो करंट, द अमाउंट ऑफ फोटो करंट depends upon intensity of incident radiation, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा वहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये चार पॉस्टुलेट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, एक बार वापस से देख लेते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से। फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। और फोटो करंट की वैल्यू ये किस पे डिपेंड करेगी, रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। ये चार बातें आपको, ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगी, और फोटो करंट की वैल्यू आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होगी। चार पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो पोस्टुलेट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप आराम से लिख लेंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो वह है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ये वही बात है जो अभी हम लोगों ने की है, तो लेकिन इसमें एक नया टर्म आया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब इजेक्ट होने के बाद वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब उस वेलोसिटी से मूव करते हुए अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें रेस्ट में लाना हो तो हमें कितना पोटेंशियल उस पर अप्लाई करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to make rest stop फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में लाने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग Vs से डिनोट करते हैं। अब Vs से डिनोट करते हैं और जो एनर्जी की नीड होगी उसको हम लोग EVs से डिनोट करेंगे। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है उसी के इक्वल में अपोजिट डायरेक्शन में, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको जैसे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कुछ है, अब इसी के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम EVs एनर्जी अप्लाई कर दें तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है वो कैसा हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक। अब इसमें देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे तो इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है या कई बार इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, असर्शन रीजन। लेकिन इसके बाद जो ये लिखा हुआ है वेरिएशन, ये वाला पार्ट, ये हमारा ये पार्ट लिखा हुआ है, वेरिएशन बताना है आपको। वेरिएशन बताने के लिए क्या होता है, दो ग्राफ की नीड होगी, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इरेज करते हैं। आई होप आप सभी को स्टॉपिंग पोटेंशियल एकदम क्लियर होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात को आगे बढ़ाते हुए हमें जो इसका वेरिएशन है इसकी बात कर लेते हैं हम जरा सी। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हमें दो तरीके का वेरिएशन समझाना है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला रहेगा वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा वेरिएशन रहता है, फ्रीक्वेंसी। और दूसरे वाले में हम बात करेंगे इंटेंसिटी की।
इंटेंसिटी की। और इसकी एक खासियत है कि जब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो इंटेंसिटी वहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, और इंटेंसिटी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो अभी हमने आपको बताया, जैसे कि आपका हम इसमें जो ग्राफ बनता है उसमें एक्सिस कई बार पूछता है कि आपको ग्राफ दे दिया खाली और पूछेगा कि एक्सिस पे क्या है। तो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका आएगा फोटो करंट, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव पोर्शन में आएगा कलेक्टर करंट, और नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो आपकी इंटेंसिटी है वो कैसे रहेगी, फिक्स। इंटेंसिटी इज फिक्स्ड। इंटेंसिटी फिक्स्ड होने से मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी फिक्स्ड होने से मतलब हुआ कि यहाँ जो फोटो करंट की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। फोटो करंट इज सेम पूरी प्रोसेस के लिए। अब हम क्या करें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, फोटो करंट सेम है, इसका मतलब फोटो करंट का एक वैल्यू फिक्स हो गया, बट फ्रीक्वेंसी बदल रही। फ्रीक्वेंसी हम इमेजिन कर लेते हैं F1 है, F2 है और F3 है, और उसमें भी F1 ग्रेटर है, F2 उससे ज़्यादा और सबसे कम है F3। तो अभी हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी को आप जितना बढ़ाएंगे उतनी ही आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उस जो इजेक्ट हुआ है वहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप खुद से इमेजिन करिए, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की नीड होगी। इसका मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। तो सीधा सीधा मतलब हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसके लिए इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यू ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा S1, ये V S2, ये V S3, क्योंकि थर्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो इसके लिए कम एनर्जी की नीड होगी। उसके बाद सेकेंड फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी F1 है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी, और ये हो जाएगी हमारी फोटो करंट। इसमें फोटो करंट की वैल्यू एक ही है क्योंकि हमारी जो इंटेंसिटी है वो कैसी है, फिक्स्ड है। तो ये एक ग्राफ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो आप जानते हैं इंटेंसिटी की अगर बात हो रही तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, फिक्स। फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड। और काइनेटिक एनर्जी फिक्स है इसका मतलब जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सो Vs इज ऑल्सो फिक्स। भाई अगर पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी एक ही सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए भी सेम फोर्स की नीड होगी। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ अभी भी वही एक्सिस वही रहेंगी। ये हो जाएगा आपका फोटो करंट और ये हो जाएगा आपका कलेक्टर प्लेट, एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ कहीं मान लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं। एक मिनट, इसको हम सही करते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे है। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं हमारे पास तीन तरीके की इंटेंसिटी है, I1, I2 और I3, जिसमें I1 सबसे ज़्यादा है, I2 उससे कम, I3 सबसे कम। अभी हमने आपको बताया था इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट क्या है, फोटो करंट। इंटेंसिटी का मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा फोटो करंट। तो I1 सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ पर से जो भी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे वो सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये I2 की वैल्यू आएगी और उसी के बाद ये I3 की। दिस इज I1, I2 और I3। यानी यहाँ पर जो फोटो करंट्स की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, बट उन सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। तो ये एक ग्राफ हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। ये दो ग्राफ के आने की पॉसिबिलिटीज मैं फिर से कहूँगा 90% से प्लस है, कि 90% से ज़्यादा केसेस हैं या चांसेस हैं कि इसको 2026 के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी। तो ये सारी बातें जो हैं
जब आइंस्टीन ने ये सारे फिनोमेना को स्टडी किया तो उन्होंने एक थ्योरी दी। भाई अभी तक का जो डेटा था वो एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटा था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और उसके बेसिस पे कुछ जो कंक्लूजन्स थे वो निकले, बट अभी कोई पुख्ता थ्योरी नहीं थी। आइंस्टीन ने उसमें थ्योरेटिकल फॉर्म में बताते हुए कहा कि जो भी लाइट है वो एक्चुअल में वेव ना होके क्या है, पैकेट्स, एनर्जी की क्या है, पैकेट्स में आ रही। जो हमें इंसिडेंट रेज भेज रहे हैं वो एनर्जी के पैकेट्स हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, और इनको नाम दिया गया क्वांटा। तो उन्होंने कहा जो भी एनर्जी आ रही, जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वो वेव के फॉर्म में नहीं आ रहा, पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, और वो पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटा। और उन क्वांटा के लिए उन्होंने एक रूल बनाया कि जो भी एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ और इन्हीं क्वांटास को क्या बोला गया, फोटॉन्स कहा गया, फोटॉन्स। तो आइंस्टीन ने अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एक रूल बनाया कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो दो पार्ट्स में खर्च होगी। जो भी फोटॉन आ रहा है, भाई मेटल सरफेस पे, ये रहा आपका मेटल सरफेस, इस पे जो भी फोटॉन इंसिडेंट होगा आके उसकी एनर्जी दो पार्ट में खर्च होगी। एक तो उसके वर्क फंक्शन का मतलब वो एनर्जी का एक पोर्शन उसको इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट कराने में हेल्प करेगा, और अगर इसके बाद एनर्जी बच गई तो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से रिलेशन अगर हम बनाएं, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग HF से लिखते हैं, HF। वर्क फंक्शन को हमने आपको बताया था फाई नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसको ऐसे भी लिखा जाता है HF, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा HF0 mv²। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के कई सारे एग्जाम्स में।